and very good afternoon. First of all, heartiest congratulations for entering into CS Executive और CS Ability क्लियर होने पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई. राइट, काफी सारे स्टूडेंट्स से मेरी मुलाकात हो गई थी व्हेन द रिजल्ट केम अप एंड वी हैड अ सक्सेस पार्टी, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स से अभी मुलाकात नहीं हुई, तो अगेन हार्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. अब जो CS एग्जीक्यूटिव का लेवल है वो आपने अभी 3-4 दिन में देख ही लिया होगा, है ना. CS Ability जैसा है कि थोड़ा सा बड़ा है? अरे सर बहुत बड़ा है सर, कैसी बातें कर रहे हो. वो कंपनी लॉ का जो मॉड्यूल है वही खतरनाक है. श्रेयांश सर ने बोला था कि जो जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है डंबल्स की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल काफी है. सो अगेन पढ़ना दोस्त बहुत पड़ेगा, ध्यान रखें CS एग्जीक्यूटिव में, एंड यू हैव टू बी वेरी सिंसियर. दो वर्ड्स होते हैं, एक बीइंग सीरियस एंड बीइंग सिंसियर. यू डोंट हैव टू बी सीरियस. सीरियस मतलब क्या होता है? हे भगवान क्या होगा, कैसे पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सीरियस. यू हैव टू बी सिंसियर. जो रोज पढ़ाया जाए डेडिकेटेडली जस्ट कंप्लीट योर होमवर्क और उसका रोज रिवीजन करें, दैट इज बीइंग सिंसियर. और जो आपकी सिंसियरिटी है रोज रिवीजन की, रोज होमवर्क कंप्लीट करने की, वही आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करवाएगी. ये ध्यान रखिएगा, ठीक है. चलिए जस्ट अ बिट, प्रोजेक्टर ऑन नहीं हुआ अपना. चलो 2 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं. हाँ, संस्कार इनका प्रोजेक्टर नहीं ऑन हो रहा है. चलिए, सो वी हैव अ सब्जेक्ट विच इज इन सेकेंड ग्रुप. उस सब्जेक्ट का नाम है ECIPL, ठीक है, इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ECIPL. अब ये जो सब्जेक्ट है इसके दो पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉज एंड सेकंड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज. जो फर्स्ट पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स, दैट विल बी टेकन अप बाय श्रेयांश सर. श्रेयांश सर से मिल लिए, है ना, सबसे ज्यादा वही मिलेंगे तुमको. ओके, बहुत बैचेस लेते हैं, बड़े बड़े बैचेस लेते हैं 2-3-4 घंटे और फिर भी थकते नहीं है. ओके, सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ श्रेयांश सर. वो आपको लॉ बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं. So economic and commercial laws will be taken up by Shreyansh sir, and I'll be taking the 40 marks part that is called intellectual property laws. वो अपने को पढ़ना है. तो कुछ लोग इसको बोलते हैं intellectual property rights, कुछ लोग इसको बोलते हैं intellectual property laws. कोई डिफरेंस नहीं है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में राइट्स क्रिएट होती हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्रिएट होती हैं. अभी क्या सब्जेक्ट है उसको अपने को डिटेल में देखना है. बस मैं चाहता हूं कि संस्कार अपनी थोड़ी एक्टिविटीज यहां पर खत्म कर लें, देन वी स्टार्ट. ठीक है संस्कार, क्या हुआ भाई, क्या नाराजगी बच्चों से, स्टार्ट नहीं हो रहा है आज कुछ? हाँ जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ी तुम्हारी मदद कर देता हूं. हाँ ठीक है, ये ऐसे क्यों आ रहा है अभी, इसको भी कुछ एडजस्टमेंट कर दो. ठीक है. तो दिस इज द फुल सब्जेक्ट ECIPL, wherein I will be teaching intellectual property laws. अभी क्या होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, ध्यान से समझेंगे. और ये हमको हमारे मॉड्यूल में कहां मिलेगा? मॉड्यूल देखा है सबने? मॉड्यूल अभी रिसीव हो गए हैं? नहीं, धीरे से आएंगे, है ना, धीरे धीरे आएंगे मॉड्यूल्स. इनफैक्ट ऑनलाइन आप देख भी सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है. ऑनलाइन अवेलेबल आपको रहेंगे. ऑनलाइन देखने का कोई चार्ज नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर ऑनलाइन से ज्यादा क्या काम आता है? ऑफलाइन. यहाँ पे किताबें हमारे पास होनी चाहिए. तो ये हमारा जो कोर्स रहेगा वो अपने को यहाँ पर देखना है. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हमारा कोर्स है. ध्यान रखें, ये कोर्स पूरे की पूरे ECIPL का नहीं है. ये कोर्स सिर्फ किसका है? IPR का. ठीक है. सो कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको इसमें? हमको यहां पर दिख रहे हैं 15, 16, 17, 18, 19, 20. इसका मतलब सबसे पहले यू विल बी हैविंग एन इंट्रोडक्शन टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. Then you have law relating to patents, law related to trademarks, law related to copyrights, law related to geographical indication of goods and law related to designs. इसका मतलब हमारे कोर्स में कितने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं? 5. ये कौन कौन से होते हैं? ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स. ये तो कॉमन है, ये तो आपने पहले भी सुन के रखे हुए हैं. ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स. यहां पर 2 चीजें नई और जुड़ रही हैं. कौन कौन सी हैं वो? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड लॉ रिलेटिंग टू डिजाइन. तो थोड़ा बहुत इन सबको हम समझते हैं, बाद में तो डिटेल में अपने को पढ़ना ही है. विल हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ओवर हियर. ये सब चीजें एक्चुअली क्या है.
सबसे पहला है हमारा पेटेंट। ये पेटेंट क्या होता है? बहुत सारे लोग इसको पैंट बोलते हैं, इट्स नॉट पैंट, ये क्या है? पेटेंट है। तो पेटेंट क्या होता है? ये समझो, आप कोई भी इन्वेंशन करते हो, कोई भी नया इन्वेंशन करते हो, कोई भी क्रिएटिविटी करते हो, तो लॉ ये बोलता है कि हम आपके इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि आपके इन्वेंशन का, आपके आविष्कार का फायदा आपको मिले, आपका इन्वेंशन और कोई कॉपी नहीं कर ले। उसको हम बोलते हैं पेटेंट। जैसे फॉर एग्जांपल काफी सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट डेवलप करती है। हर फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ नाम बताओ। सन फार्मा, ग्लैक्सो, सिप्ला, रैनबैक्सी, बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं। तो ये सब अपने अपने लेट्स से इंडस्ट्री में डेवलप करती हैं रिसर्च विंग। ये लोग रिसर्च करते जाते हैं। क्या जरूरी है कि रिसर्च सक्सेसफुल हो जाए? कभी कभी सालों साल रिसर्च चलती है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल पाता है। ये इनका एक्सपेंडिचर होता है, इनको मालूम है कि एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन कभी कभी अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो जाती तो इनको इतना फायदा मिलता है, इनको खुद नहीं मालूम। तो अभी सारे लोग कैंसर 3rd स्टेज की दवाई ढूंढने में लगे हुए हैं। कैंसर की दवाई परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं कि जैसे सर्दी खांसी आई, अपन ने दवाई ले ली तो सर्दी खांसी ठीक हो गई, है ना? सर्दी खांसी आपको हुई, दवाई लो तो 7 दिन में ठीक, नहीं लो तो 1 हफ्ते में ठीक। नहीं आया समझ में? इसका मतलब सर्दी खांसी की कोई दवाई नहीं होती है, ठीक है? तो नॉर्मली वो सर्दी खांसी की दवाई हम लेते हैं ताकि हमको नींद आ जाए। नींद आती तो हम सोते हैं और ऐसा लगता है सोते सोते सर्दी खांसी ठीक हो रही है। अलग से नशा रहता है, सिट्रिजिन ले लो तो फिर पूरे दिन सोते रहते हैं। सो ये लोग रिसर्च कर रहे हैं कि कैंसर 3rd स्टेज की दवाई ढूंढ रहे हैं। इमेजिन करते हैं कि XYZ लिमिटेड ने कैंसर 3rd स्टेज की दवाई ढूंढ ली, साइंटिस्ट ने फॉर्मूले को ढूंढ लिया। अब वो साइंटिस्ट है, वो क्या कर सकते हैं? इस इन्वेंशन को, इस दवाई के फॉर्मूले को अपने नाम पर रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर? अब जैसे उनके नाम पर रजिस्टर हो गया तो इसका फायदा क्या पब्लिक तक पहुंचना चाहिए? बिल्कुल पहुंचना चाहिए। तो ये साइंटिस्ट अपने इन्वेंशन का लाइसेंस कंपनी को दे सकते हैं या कंपनीज को भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कंपनी को देंगे। हो सकता है ये साइंटिस्ट रैनबैक्सी को दे दे, हो सकता है ये साइंटिस्ट सिप्ला को दे दे, या फिर दोनों को दे दे। ये लोग क्या करेंगे? उस फॉर्मूले से दवाइयां बनाएंगे और उससे पब्लिक वेलफेयर करेंगे, पब्लिक में वो दवाई पहुंचाएंगे जिससे कि इसका कमर्शियल यूज भी होगा और पब्लिक तक वो दवाइयां पहुंच जाएगी। सर साइंटिस्ट का क्या फायदा? साइंटिस्ट का ये फायदा है कि उसको जब तक पेटेंट का प्रोटेक्शन मिला है, फॉर एग्जाम्पल उसको 10 साल का प्रोटेक्शन मिला है, तो 10 साल तक उसको क्या मिलती जाएगी? रॉयल्टी। हम इस पर क्या रिसीव करते हैं? रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी क्या होती है जरा समझते हैं। एक साइंटिस्ट ने अपने इन्वेंशन का राइट दे दिया रैनबैक्सी कंपनी को, और रैनबैक्सी कंपनी को बोला कि पूरे साल में तुम जितनी दवाइयां बेचोगे, ठीक है, उसका जो भी वैल्यू होगा उसका 20% मेरा। अब रैनबैक्सी ने मान के चलो पूरे साल 200 करोड़ की दवाइयां बेची, तो बताओ इस साइंटिस्ट को रॉयल्टी कितनी मिलेगी? 200 करोड़ का 20%। तुमको बात समझ में आ रही है? ये होता है रॉयल्टी का अमाउंट। कब तक मिलती जाएगी? 10 साल तक मिलती जाएगी। सर 10 साल मतलब क्या? जैसे ही 10 साल खत्म हो जाएंगे, अब इस फॉर्मूले को दूसरी कंपनीज भी कॉपी कर पाएंगी और वो भी यूज कर पाएंगे। दिस इज कॉल्ड पेटेंट प्रोटेक्शन। जैसे समझो सबसे पहले बल्ब आया होगा। बल्ब सबसे पहले किसने इजाद करा था? थॉमस एडिसन ने। तो क्या उसको बल्ब का पेटेंट मिला होगा? जिन कंपनीज को उसने बल्ब बनाने का फॉर्मूला दिया, क्या वो सारी कंपनीज रॉयल्टी देती होंगी थॉमस एडिसन को? इससे पहले बल्ब एक्सपेंसिव होता था। अब वो बल्ब का पेटेंट का पीरियड खत्म हो गया है, इसलिए अब सारी कंपनीज क्या बना सकती हैं? बल्ब को बना सकती है। और इसीलिए देखो कि बल्ब अभी 10-10 रुपए में मिल रहा है। तो जब कोई नई चीज आती है वो इसीलिए तो एक्सपेंसिव होता है। जैसे अभी CFL और LED आया हुआ है, और हमको CFL LED अभी कितने मिल रहा है? 200-250 रुपए में, क्योंकि अभी भी वो पेटेंट प्रोटेक्शन में चल रहा है। अभी भी वो पेटेंट प्रोटेक्शन में चल रहा है। तो जो कंपनीज CFL या LEDs बनाती हैं वो रॉयल्टी भी तो देती होंगी बनाने वाले को जिसने इन्वेंशन दिया है। अब जैसे ये 10 साल का पीरियड खत्म हो जाएगा, आप खुद देखना CFL LED भी आपको 15-15, 20-20 रुपए में मिलेंगी, क्योंकि सारी कंपनीज बना सकेंगी। अब अगर सारी कंपनीज बनाएंगी तो क्या कंपटीशन होगा? हाँ। और अगर कंपटीशन होगा तो सारे लोग कंपटीशन फेस करने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस भी कम कर देंगे? यस। और किसी को रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज पेटेंट।
इसको हम बोलते हैं पेटेंट। सो पेटेंट में हमको रॉयल्टी या एक्सक्लूसिव राइट एंजॉय करने का जो पीरियड है वो अनलिमिटेड मिलता है कि लिमिटेड मिलता है? लिमिटेड मिलता है। बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या ये साइंटिस्ट सर ऐसा कर सकता है कि 10 साल खत्म हो गए तो पेटेंट पीरियड को एक्सटेंड करवा ले? हाँ, अप्लाई कर सकता है। फिर वो रजिस्ट्रार के ऊपर है भाई कि वो अप्लाई होगा या नहीं होगा। इट इज टोटली ऑन रजिस्ट्रार। बोलो भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया? बेसिक समझ में आ रहा है पेटेंट का? चलो, दूसरा क्या मिल रहा है अपने को? ट्रेडमार्क। जस्ट अ मिनट, को संस्कार को वापस याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? ट्रेडमार्क। किन किन बच्चों ने ट्रेडमार्क का नाम सुना हुआ है? सिर्फ सुना हुआ है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको आता है। संस्कार क्लास में आ जाओ। ट्रेडमार्क का नाम सुना है? ओके। किन किन बच्चों ने सर्विस मार्क का नाम सुना हुआ है? अरे यार सर, ये क्या? ट्रेडमार्क अलग होता है और सर्विस मार्क अलग होता है क्या? ट्रेडमार्क का नाम आपने सुना है, आपने देखा होगा कुछ लोगों के ऊपर, लोग मतलब अपन नहीं, कुछ प्रोडक्ट्स के नाम के ऊपर एक लोगो लगा होता है जिसको अपन टीएम, याद है कि लोगो के ऊपर टीएम लिखा होता है या नाम के ऊपर टीएम लिखा होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रेडमार्क बोलते हैं। ठीक है, तो जब किसी नाम को, किसी फ्रेज को, किसी सिंबल को, किसी डिजाइन को अपने को प्रोटेक्ट करना होता है, उसके लिए आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो? ट्रेडमार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाइकी, नाइकी इनकॉर्पोरेशन। तो नाइकी ने अपने नाम को क्या करवा लिया है? रजिस्टर, कि नाइकी का नाम और कोई यूज नहीं कर सकता। फिर नाइकी का सिंबल भी है, देखा राइट साइन, तो उसने राइट साइन को भी क्या करवा लिया? रजिस्टर, कि नाइकी का सिंबल भी उसको यूज नहीं कर सकता और कोई यूज नहीं कर सकता। फिर नाइकी का एक फ्रेज भी है, जस्ट डू इट। तो अगर कहीं जस्ट डू इट लिखा रहता है टी शर्ट पे, तो अपने को क्या समझ में आ जाता है कि ये नाइकी का ही होगा? यस। तो उसने अपने फ्रेज को भी रजिस्टर करवा लिया कि नाइकी के अलावा इस फ्रेज को, इस सेंटेंस को कोई यूज नहीं कर सकता। ये बात समझ में आ गई? जैसे माउंटेन ड्यू, माउंटेन ड्यू का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब माउंटेन ड्यू का फ्रेज क्या है? डर के आगे जीत है, तो उसने इसको रजिस्टर करवा लिया। अब बाय चांस लेट्स से अभी मिस्टर मुकेश अंबानी ने कोल्ड ड्रिंक चालू करी, क्या नाम है उसका? वेरी गुड, कैंपा कोला। ऐसा नहीं मिस्टर मुकेश अंबानी का टेलीफोन है जियो तो कोल्ड ड्रिंक चालू कर दी पियो, ऐसा नहीं है। उनकी कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड का नाम क्या है? कैंपा कोला। तो कैंपा कोला क्या अब ये डर के आगे जीत है, ये फ्रेज को यूज कर सकता है? नहीं कर सकता, बिकॉज दैट हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ मार्क फॉर माउंटेन ड्यू। इसका आप ट्रेडमार्क करवा सकते हो, आपको ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन मिल सकता है। सो आपका ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन लेट्स से आपको 10 साल तक मिला। उसके बाद क्या ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन को हम आगे भी बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, आप अप्लाई कर सकते हो, नाम को आगे बढ़ाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब जब आगे बढ़ाओगे तब तक क्या लगता जाएगा? फीस लगती जाएगी। इसको हम बोलते हैं ट्रेडमार्क। अब सर, कभी कभी हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर कहीं लिखा रहता है टीएम, और हमने मैकडॉनल्ड्स के ऊपर टीएम साइन देखा नहीं है सर, वहां पे तो ये लिखा रहता है आर। मतलब टीएम अलग है और आर अलग है क्या? समझो, जब आप किसी नाम को, लोगो को या साइन को रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करते हो, तो जब तक आपको नहीं मिला रजिस्ट्रेशन तब तक क्या करवा सकते हो? टीएम लिख सकते हो। टीएम मतलब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है। जैसे ही आपको 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, 18 महीने बाद, 12 महीने बाद रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, तो टीएम हटा के क्या कर लोगे? आर। आर मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। आपका ट्रेडमार्क, आपका नाम, आपका लोगो, आपका फ्रेज रजिस्टर हो चुका है। इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। इससे रिलेटेड सारे लॉज अपन यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो दूसरा आपने एक नाम लिया था सर्विस मार्क। ये सर्विस मार्क क्या होता है? सर्विस इंडस्ट्री जो होती हैं वो जब अप्लाई करती हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो टीएम की जगह कभी कभी क्या लगा लेती हैं? एसएम। जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ये सब क्या है? वी आर ऑल सर्विस इंडस्ट्री। अब अगर हमने एक नया इंस्टीट्यूट चालू करा, मैरिज ब्यूरो चालू करा, चलो एक मैरिज ब्यूरो चालू करा है ना, जीवनसंगम.com। अब अगर मुझे जीवन संगम का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा। अब जीवनसंगम.com के ऊपर मैं क्या लगा सकता हूं? टीएम भी लगा सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मुझे नॉलेज हुआ तो मैं टीएम की जगह क्या लगाऊंगा? एसएम, बिकॉज मेरी सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री में हम एसएम लगाते हैं। एसएम मतलब सर्विस मार्क, टीएम मतलब ट्रेडमार्क, एसएम मतलब सर्विस मार्क। लेकिन बाय चांस आपने एसएम की जगह टीएम लिखा तो पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगी, इट्स टोटली ओके,
चलेगा, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन मिला नहीं है, तो आप उसको टीएम बोलो या एसएम बोलो, इट्स टोटली ओके फॉर यू। तो नॉर्मली जनरली 99% लोग सिर्फ क्या रखते हैं, टीएम, क्योंकि काफी सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता कि वो एसएम क्या होते हैं। जैसे मैंने क्लास में पूछा था कि क्या आपने कहीं टीएम या ट्रेडमार्क का नाम सुना है, तो मैक्सिमम लोगों ने हाथ उठा लिया था। फिर मैंने बोला था क्या आपने एसएम या सर्विस मार्क का नाम सुना है, तो लगभग 1 या 2 ने हाथ उठाया था। इसलिए सर्विस मार्क का नाम या नॉमेनक्लेचर इंडिया में थोड़ा सा कम अप्लाई होता है, वो ट्रेडमार्क को ही अप्लाई कर लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ट्रेडमार्क समझ में आया। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है, नाम के लिए, सिंबल के लिए, फ्रेज के लिए, डिजाइन को रजिस्टर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ट्रेडमार्क अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपके नाम का एडवांटेज उठाते हुए आपके नाम को और कोई यूज नहीं करे। ये बात समझ में आ गई। इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत समझो, टाटा बहुत बड़ा नाम है, आईटीसी बहुत बड़ा नाम है, इन्फोसिस बहुत बड़ा नाम है। अब टाटा ने अपना नाम का रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क लिया ज्वेलरी बिजनेस में, ट्रेडमार्क लिया स्टील इंडस्ट्री में, ट्रेडमार्क लिया होटल बिजनेस में, ट्रेडमार्क लिया आईटी बिजनेस में, आईटी बिजनेस भी उसका टीसीएस। तो क्या टाटा हिंदुस्तान के सारे बिजनेस करता है, क्या टाटा हिंदुस्तान के सारे बिजनेस करता है, क्या नहीं करता है, सारे बिजनेस नहीं करता है। लेट्स से नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के पास में मैंने एक शॉप खोली, मैंने लिख दिया टाटा किराना स्टोर। अब क्या टाटा किराना स्टोर्स में है, अभी तक तो आया नहीं है। टाटा पॉइंट में बिग समोसे बेच रहा हूं, टाटा बेकरी। तो अब मैंने फॉर्म वही लिखा है, टाटा का नाम वैसा वैसा लिखा है, TATA। अब जैसे मैंने डाला वहां पर टाटा बेकरी, क्या यहां पर कंज्यूमर्स को कंफ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल कंफ्यूजन। आपको क्या लगेगा, अरे यार ये तो अपना टाटा है, टाटा ने क्या बेकरी भी चालू कर दी, ओह मनमीत सर को फ्रेंचाइजी मिली है, क्या बात है। मतलब क्या आप डिसीट हो सकते हो, क्या ये डिसेप्टिव हो सकता है, डिसेप्टिव मतलब क्या आपको धोखा हो सकता है, यस। तो अब टाटा ने मुझ पर केस लगाया। टाटा ने बोला मनमीत सर हाउ डेयर यू, आपने हमारा नाम कैसे यूज करा। मैं सर आपका नाम कहां है, मैं तो बेकरी में हूं, आप खुद देख लो, आपने ट्रेडमार्क किस में लिया है, होटल में, आईटी में, स्टील में, ऑटोमोबाइल में, ज्वेलरी में, आपकी बेकरी कहां है, आपने बेकरी में तो रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। बताओ जीतेगा कौन, मैं जीतूंगा। आप आपके नाम का रजिस्ट्रेशन कुछ क्लास ऑफ गुड्स में करवाओगे ना, ऐसे थोड़ी हमारा नाम है तो सारे क्लास करवाओगे इसमें। बेकरी में उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो मैं बेकरी में टाटा का नाम यूज कर सकता हूं, तो इसमें केस कौन जीत गया, मैं से। अब ऐसे बहुत सारे केसेस होने लग गए। तो अब यहां पर फिर ट्रेडमार्क में एक और कॉन्सेप्ट आया। कॉन्सेप्ट ये आया कि एक इंडस्ट्री के लिए, एक कंपनी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सारे गुड्स में रजिस्ट्रेशन करवाए। अगर करवा भी दे तो ऐसे गुड्स जिसमें वो बिजनेस कर ही नहीं रही है, उसकी फीस तो फालतू पे करनी पड़ेगी यार। ये बात समझ में आ रही है। कल को मोची की दुकान, वो मोची रख लेगा टाटा मोची, अब क्या टाटा मोची की दुकान का भी रजिस्ट्रेशन करवाए, कैसे पॉसिबल है यार, है ना। तो यहां पर एक ट्रेडमार्क में रिसेंटली एक नया कॉन्सेप्ट आया है। नए कॉन्सेप्ट का नाम है वेल नोन ट्रेडमार्क। क्या नाम है, वेल नोन ट्रेडमार्क। आप अप्लाई कर सकते हो वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए। क्या आपका नाम इतना फेमस है कि आपका नाम कोई भी यूज उस बिजनेस में कर सकता है जिस बिजनेस में आप नहीं हो। तो अगर आपका नाम बहुत फेमस है और रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज को लगता है कि आपके नाम का कोई भी एडवांटेज हो सकता है, तो आपको वो क्या दे देगा, वेल नोन ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन दे देगा। अगर आपको ये रजिस्ट्रेशन मिल गया तो आपका नाम फिर कोई भी कहीं भी यूज नहीं कर सकता, चाहे आपने उस क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाया हो या नहीं करवाया हो। अब आज की डेट में क्या टाटा को वेल नोन ट्रेडमार्क मिल गया होगा, हाँ, क्योंकि उसने एडवर्टाइजमेंट इतना करा है, उसकी गुडविल इतनी अच्छी है, टाटा को मिल गया होगा ट्रेडमार्क। अब मैं अगर टाटा बेकरी के नाम से शॉप खोलूं, इस बार केस कौन जीतेगा, टाटा वाला। किस बेसिस पर, कि उसका वेल नोन ट्रेडमार्क है। तो ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, टाटा, इन्फोसिस, मैकडॉनल्ड्स, आईटीसी, ये सब क्या करेगी, वेल नोन ट्रेडमार्क ले लेगी। क्या छोटी मोटी कंपनी जैसी जिसको एक दो साल ही हुए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स अपन एक साबुन बनाते हैं, उस साबुन का नाम है मोहनलाल साबुन। अब क्या मैं मोहनलाल साबुन का ट्रेडमार्क ले सकता हूं, साबुन के ऊपर लिखा है मोहनलाल, क्या ट्रेडमार्क ले सकते हैं क्या, हाँ ले सकते हैं। क्या मैं वेल नोन ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकता हूं, वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बोलेगी, बोले मोहनलाल जी आपको जानता कौन है, पहले अपने आप को जनवाओ तो सही,
पहले फेमस तो हो तो वेल नोन ट्रेडमार्क देंगे। तो आपको अपनी गुडविल के बेसिस पर आपका नाम इतना फेमस करना है कि बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम हो, तो जाके आपको क्या मिलता है, वेल नोन ट्रेडमार्क। अदरवाइज आपको वेल नोन ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है वेल नोन ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट। तो जितनी बड़ी कंपनीज है, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, एसिक्स, टाटा, आईटीसी, इन्फोसिस, स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज़्ज़ा हट, का इन सब ने वेल नोन ट्रेडमार्क लिया होगा। यस, ट्रेडमार्क का आया कॉन्सेप्ट डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। आई एम जस्ट गिविंग एन ओवरव्यू कि ये चीजें होती क्या है। क्लियर? अगला कॉन्सेप्ट दोस्त क्या है? कॉपीराइट। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? कॉपीराइट। आप कोई भी नॉवेल पढ़ो, बुक्स पढ़ो, आपके आईसीएसआई के मॉड्यूल आएंगे तो शुरू के 1 या 2 पेजेस पर या फिर बुक के पीछे क्या लिखा रहता है? कॉपीराइटेड। मतलब अगर आप कोई बुक का कंटेंट लिखो, आप किसी बुक के ऑथर हो, या फिर आपने कोई म्यूजिक कंपोज करा है, जैसे ए आर रहमान साहब बहुत बड़े म्यूजिशियन है, तो क्या कंपोज करते हैं? म्यूजिक, धुनें कंपोज करते हैं। या फिर यू आर अ लिरिसिस्ट, आप गजलें लिखते हो गुलजार साहब जैसे, या फिर फिल्मों के गाने लिखते हो। किसी का नाम बताओ जो फिल्मों के लिए गाने करते हैं। एक तो गुलजार साहब है ही, और जो भी हो, उसने क्या करा है? लिरिक्स लिखी है। अब आपके लिरिक्स को, आपकी धुन को, आपकी राइटिंग को कोई और कॉपी नहीं करे, उसका आप क्या ले सकते हो? कॉपीराइट प्रोटेक्शन। कॉपीराइट एक्ट में उसका प्रोटेक्शन ले सकते हो। तो अगर आपकी परमिशन के बिना आपकी बुक के कंटेंट को किसी ने कॉपी करा और उससे वो प्रॉफिट कमा रहा है, क्या उस पर आप केस कर सकते हो? यस। ए आर रहमान साहब की परमिशन के बिना उनकी धुन किसी ने चुरा ली और अपने नाम से वो धुन बेच दी, क्या ए आर रहमान साहब उस पर केस कर सकते हैं? हाँ। अगर गुलजार साहब की गजल की लिरिक्स उनकी परमिशन के बिना किसी ने यूज करके बेच दी अपने नाम से, क्या गुलजार साहब उन पर केस कर सकते हैं? हाँ। इसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। इवन साउंड रिकॉर्डिंग की भी कॉपीराइट होती है। साउंड रिकॉर्डिंग मतलब, समझो मैंने एक बुक लिखी और बुक को मैंने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया और मैंने आपको बुक की जगह क्या दे दी? वॉइस रिकॉर्डिंग दे दी। अब आप सिर्फ क्या सुन रहे हो? वॉइस रिकॉर्डिंग देख रहे हो। इसकी भी कॉपीराइट हो जाती है। इसको भी अगर किसी ने कॉपी करा तो उस पर भी इंफ्रिंजमेंट केस लग जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। तो ट्रेडमार्क और कॉपीराइट में फर्क क्या है? ट्रेडमार्क में नाम, लोगो या फ्रेज का हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं। कॉपीराइट में बुक के कंटेंट्स या धुन या फिर लिरिक्स का हम क्या लेते हैं? कॉपीराइट लेते हैं। इसका प्रोटेक्शन मिलता है कब तक? मिनिमम पीरियड ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल तक मिलता है। मतलब आपको रॉयल्टी कब तक मिलती जाएगी? 60 साल। उसके बाद भी इफ यू वांट इट कैन बी एक्सटेंडेड। सो ऐसे लॉज अपन कहां पढ़ने वाले हैं? कॉपीराइट एक्ट में पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूजन होता है पेटेंट और कॉपीराइट में। पेटेंट कॉपीराइट में क्या फर्क है? पेटेंट में इट शुड बी अ इन्वेंशन, नई चीज आनी चाहिए। इट शुड बी अ न्यू प्रोडक्ट, न्यू इन्वेंशन। कॉपीराइट में जरूरी नहीं है कि नया प्रोडक्ट हो, आपने लिखा है तो इसका कॉपीराइट कर सकते हो आप। बस आप उन चीजों पर कॉपीराइट ले सकते हो जो आपकी ओरिजिनल हो। यहां पर वर्ड कौन सा आना चाहिए? ओरिजिनल। किसी के कंटेंट को आपने कॉपी करा और उसको कॉपीराइट करवा रहे हो, फिर दिस विल नॉट बी डन। सो पेटेंट अलग हो गया, उसके लिए पेटेंट एक्ट पढ़ेंगे। ट्रेडमार्क अलग हो गया, उसके लिए ट्रेडमार्क एक्ट पढ़ेंगे। कॉपीराइट अलग हो गया, उसके लिए कॉपीराइट एक्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या दिख रहा है? ये दोनों नई चीजें। 3 चीज तो आपने सुनी होगी, है ना? 11th 12th में भी कुछ नाम आए होंगे। अगली 2 चीज आपने शायद नहीं सुनी होगी। क्या नाम है इसका? जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। व्हाट डू यू मीन बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन? जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें आपने सुनी होगी। जैसे आप बोलते हो साड़ी में साड़ी, बनारसी साड़ी, तो बनारस एक लोकेशन है, वहां पर जो एनवायरमेंट है वो कंड्यूसिव है कि वहां की जो वीविंग है वो बहुत फेमस हो जाती है। इससे साड़ियां एक्चुअली कहां की फेमस होती है? बनारसी साड़ी। जैसे अगर मैं बोलूं मैसूर का सिल्क, साउथ का सिल्क बहुत फेमस होता है, मैसूर का सिल्क। सो इट इज अ जोग्राफिकल इंडिकेशन। आसाम टी, क्या किसने बोला इंदौरी टी? नहीं, आसाम की टी फेमस है क्योंकि आसाम का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पर चाय की पत्ती बहुत अच्छे से उगती है और उसका टेस्ट आ जाता है। वहां की लोकेशन ही ऐसी है। सो हम किसी प्रोडक्ट पर उसका जोग्राफिकल इंडिकेशन का भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। मतलब समझो मैं साड़ी इंदौर में बना रहा हूं और मैंने दुकान का नाम रख लिया बनारसी साड़ी। मैंने साड़ी इंदौर में बनाई और मैंने नाम क्या रख दिया? बनारसी साड़ी। क्या मुझ पर केस फाइल कर सकते हैं जिसकी बनारसी साड़ी है? यस। जैसे कोल्हापुरी चप्पल, और मैंने चप्पल ही बनाई और मैंने नाम क्या रख दिया अपनी शॉप का?
कोल्हापुरी चप्पल, क्या मुझ पर केस कोई भी फाइल कर सकता है? यस। जैसे ऑरेंजेस कहाँ के फेमस है? नागपुर के। नागपुर के नॉर्मली ऑरेंजेस की जगह कीनू आते हैं, आई गेस वो ज्यादा फेमस है। तो देयर आर टू फ्रूट्स जो सिमिलर दिखते हैं, कीनू एंड ऑरेंजेस। तो अपन ऑरेंजेस का एग्जांपल लेते हैं। ऑरेंजेस कहाँ के फेमस है? नागपुर के, क्योंकि नागपुर का क्लाइमेट इतना कंड्यूसिव है कि वहां की ऑरेंज में एक अलग ही टेस्ट आता है। अब क्वेश्चन, नागपुर के ऑरेंजेस फेमस, नागपुर में 4 सेलर्स, और चारों सेलर की दुकान का नाम क्या है? नागपुर ऑरेंजेस। ठीक है, नागपुर के संतरे, और चारों इसी नाम से बेच रहे हैं। अब मुझे बताओ, क्या इन पर कोई केस फाइल कर सकता है? नहीं, क्योंकि चारों नागपुर में रहते हैं। ये क्लियर हुआ? अब मैंने ऑरेंजेस और कहीं से खरीदे और मैंने लिख दिया नागपुर ऑरेंजेस, क्या मुझ पर केस फाइल हो जाएगा? हाँ, क्योंकि नागपुर ऑरेंजेस आते हैं, वो नहीं बेच रहा हूं मैं, इंदौर के ऑरेंज बेच रहा हूं, लेकिन नाम क्या रख दिया? नागपुर ऑरेंज। दिस इज कॉल्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो आजकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का भी क्या होता है? रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे जो वर्ल्ड में सबसे अच्छी कॉफी मिलती है, कॉफी कहां की मिलती है सबसे अच्छी? कॉफी अच्छा किससे बनती है? कॉफी बीन्स। तो कॉफी बीन्स सबसे फेमस कहां की होती है? स्टारबक्स की तो कॉफी होती है, स्टारबक्स की कॉफी फेमस है, लेकिन स्टारबक्स वाला कॉफी बीन से बनाते हैं, मतलब कॉफी पत्ती को क्या बोलते हैं? कॉफी बीन्स। कॉफी बीन्स कहां की फेमस होती है पूरे वर्ल्ड में? स्कॉटलैंड की सबसे बढ़िया कॉफी बीन्स होती है और सबसे एक्सपेंसिव होती है। अब स्टारबक्स पूरे वर्ल्ड में कॉफी बीन्स यूज करता है स्कॉटलैंड की। अब स्टारबक्स इंडिया में आया, इंडिया में अगर वो स्कॉटलैंड की कॉफी बीन यूज करता तो इंडिया में हमको स्टारबक्स की कॉफी मिनिमम 1300 से 1400 की पड़ती, एक दर्जन में नहीं। तो स्टारबक्स ने बोला यार ये तो पॉसिबल है नहीं, लोग खरीदेंगे नहीं। तो इसलिए स्टारबक्स आया और उसने किससे कॉन्टैक्ट करा? टाटा से। बोले टाटा तो कॉफी बनाता है? बोले हाँ। बोले तेरी कॉफी बीन हमको दे, हम तेरी कॉफी से क्या बनाएंगे? आप कॉफी बीन से क्या बनाएंगे? कॉफी। तो आप यहां जाते हो स्टारबक्स में, टाटा की कॉफी पी रहे हो, कोई स्टारबक्स की नहीं है, बस नाम क्या है? स्टारबक्स। अब अगर स्टारबक्स ने यहां पर टाटा की कॉफी बीन से कॉफी बने और उसने बोल दिया स्कॉटलैंड की कॉफी बीन्स, क्या ये इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा? yes, क्योंकि यहां पर तो यूज ही नहीं हो रहा। दैट इज कॉल्ड अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। और आखिरी क्या है भैया हमारा? डिजाइन। ओके, हम किसी प्रोडक्ट की डिजाइन बनाते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की, जैसे इस माउस की डिजाइन बनाई, पेन की डिजाइन बनाई, ठीक है, कोई मैंने स्कल्पचर बनाया, मतलब किसी प्रोडक्ट की डिजाइन बनाते हैं और मेरी डिजाइन को और कोई कॉपी नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल ने अपने फोन की डिजाइन बनाई, ठीक है, और एप्पल ने अपने फोन के डिजाइन का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। किसमें करवाएगा? डिजाइन एक्ट में। तो क्या अब एप्पल जैसा कोई और कंपनी फोन बना सकती है? नहीं। लेकिन जब उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो जाएगा तो क्या बना सकती है? हाँ, फिर बना सकती है। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की कोई स्पेसिफिक डिजाइन है, जैसे आपने एक कप बनाया या एक ग्लास बनाया, उस ग्लास की आपने एक स्पेसिफिक डिजाइन बनाई, उस डिजाइन का रजिस्ट्रेशन आप कहां ले सकते हो? डिजाइन एक्ट में। तो आपके डिजाइन को और कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड डिजाइन एक्ट। क्लियर? तो अब देखो कितने हो गए हमारे एक्ट्स? 5 हो गए। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एंड लॉ रिलेटेड टू डिजाइंस। ये पूरा की पूरा आपका कोर्स है जो पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? विल बी अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सबसे पहले बेसिक्स समझेंगे, जैसे ही बेसिक्स खत्म हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम ये सारे एक्ट्स को चालू करेंगे। क्लियर? उसके पहले फिर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर पढ़ना कहां से है, कैसे पढ़ना है वो तो हम बताएंगे, पढ़ना कहां से है। सो अब इसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? एक हमारा ICSI मॉड्यूल, और दूसरे मैं आपको मेरी बुक दूंगा जिसमें कंप्लीट नोट्स आएंगे। अगर हम ICSI मॉड्यूल्स को देखेंगे तो ICSI मॉड्यूल में जितना भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का कंटेंट है तो उन्होंने बहुत ज्यादा लेंथ में दिया है क्योंकि चीजें रेपिटेटिव है। दूसरा, उन्होंने बेयर एक्ट के सेक्शन को एज इट इज छाप दिया। बेयर एक्ट समझ में आता है? सेक्शन की लैंग्वेज को एज इट इज छाप दिया। अब ये सेक्शन की लैंग्वेज को पढ़ना इजी होता है कि डिफिकल्ट होता है? थोड़ा सा डिफिकल्ट। फुल स्टॉप आता ही नहीं है, 7-8 लाइन बाद फुल स्टॉप आता है, तब तक तो ये घूम जाते कि पहली लाइन में क्या पढ़ा था। दिस हैपेंस। ठीक है? सो नाउ व्हाट आई हैव डन, मैंने अपने जितने भी नोट्स आपके लिए बनाए हैं फॉर ऑल एवरी एक्ट, उसकी आपको बुक मिलेगी, एंड दोज नोट्स आर हैंड रिटन एंड प्रिपेयर्ड बाय मी इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। आप अगर उन नोट्स की लैंग्वेज को अच्छे से याद कर लोगे तो आपका पूरा IPR कवर हो जाएगा। हाँ, आप
इसको कंपेयर करते रहना मॉड्यूल से, एवरी टॉपिक इज कवर्ड। आपके मॉड्यूल में जितने केस लॉज हैं सारे उसमें कवर्ड रहेंगे, लेटेस्ट केस लॉज भी उसमें आएंगे, लेटेस्ट रूल्स भी आएंगे, अमेंडमेंट्स भी उसमें सारे के सारे आएंगे। सो विल बी गेटिंग माय बुक, पूरी IPR की आपको बुक मिलेगी, उसमें सारी की सारे बेसिक्स एंड ऑल लॉज विल कवर्ड इन अ वेरी इजी एंड रीडेबल लैंग्वेज इन अ कंपेरेबल फॉर्म। काफी सारी चीजें जो डिफिकल्ट होती है उनके मैंने टेबल्स बना दिए ताकि उसको अच्छे से आप याद कर पाए। तो समझ में आ गया कहां से पढ़ना है। तो आपके पास मॉड्यूल भी रहेंगे, ICSI से आएंगे, आपके पास मेरे नोट्स भी रहेंगे। क्लियर? चलो तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स दोस्त। सबसे पहला बेसिक हमारे पास क्या है वो हम देख लेते हैं। ओके गाइस, तो मेरे पास सबसे पहला बेसिक है कि हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा किन चीजों में, प्रॉपर्टी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। प्रॉपर्टी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में। प्रॉपर्टी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कॉमर्स का बचपन कब से शुरू होता है? क्लास 11 से। तो प्रॉपर्टी हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल क्या होता है? So tangible which can be seen, which can be touched. Intangible क्या होता है? Which cannot be seen, लेकिन क्या वो हमारे assets होते हैं? और बचपन से हम एक एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं गुडविल, है ना? लेकिन अभी हमारे पास जितनी चीजें हैं, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, पेटेंट हो, कॉपीराइट हो, डिजाइन हो या जोग्राफिकल इंडिकेशन हो, ये किस टाइप की प्रॉपर्टी रहेगी? इंटैंजिबल। इसलिए नाम क्या है? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल मतलब दीज आर क्रिएटेड बाय योर इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट मतलब माइंड। तो ये सब आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज रहेगी? इनटैंजिबल प्रॉपर्टीज रहेगी। इसकी वैल्यू होती है लेकिन दिखती नहीं है। इनकी वैल्यू होती है लेकिन दिखती नहीं है। ये बात समझ में आई? एनी डिफिकल्टी इन टैंजिबल एंड इनटैंजिबल? ओके, नाउ ये क्या होता है? व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की नीड क्या होती है उसको जरा हम देख लेते हैं। बहुत आसान है। एवरी बिजनेस ट्राइज टू क्रिएट न्यू एंड इंप्रूवाइज्ड प्रोडक्ट्स। आजकल कॉम्पिटिशन का जमाना है। अगर हम कंपटीशन के जमाने में सरवाइव करना चाहते तो व्हाट डू हैव टू डू? क्या करना पड़ेगा? इनोवेशन, नई नई चीजें लाओ। बचपन में आपने पढ़ा होगा द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस पर्सन एंड एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस पर्सन और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है? एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु इज फॉर इनोवेशन। आप एक बिजनेस चला रहे हो, जिंदगी भर वैसे ही चल रहा है, यू आर अ बिजनेस पर्सन। लेकिन एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करेगा? अपने बिजनेस में नई नई चीजें लाता रहेगा। नई नई चीजें जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट को चेंज कर दे, बिजनेस को चेंज कर दे, अपने प्रोडक्ट को इंप्रोवाइज करे, अपने प्रोडक्ट में ऑफर्स लाए, पैकिंग को चेंज कर दे, अपने प्रोडक्ट के डिजाइन को मॉडिफाई कर दे। आपने देखा होगा हर 4-5 महीने में हर कार अपने डिजाइन को क्या करती है? वो चेंज करती है, उसका इंप्रोवाइज वर्जन लेके आई थी। ऐसा नहीं उसने पूरी कार को चेंज कर दिया, उसने आगे का ग्रिल चेंज कर दिया। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनोवेशन। तो ऐसे सारे बंदे क्या होते हैं? दीज आर कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स। ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। तो एवरी बिजनेस ट्राइज टू क्रिएट न्यू एंड इंप्रूवाइज्ड प्रोडक्ट्स। और अगर कोई बिजनेस नया प्रोडक्ट बनाता है तो क्या वो अपने नए प्रोडक्ट इन्वेंशन का प्रोटेक्शन चाहेगा? देखो बहुत गहरी बात कह रहा हूं। अगर कोई बिजनेस नया प्रोडक्ट, नई डिजाइन बनाता है तो क्या वो अपने उस नए प्रोडक्ट या फॉर्मूले का प्रोटेक्शन चाहेगा? क्योंकि मेहनत तो पूरी उसकी है। अब वो उसने कोई नया प्रोडक्ट बनाया, नई डिजाइन बनाई, मार्केट में बेचा, दूसरे लोगों ने कॉपी करके वैसे ही प्रोडक्ट सस्ते में बेच दिया, उसका तो नुकसान हो गया ना, उसकी क्रिएटिविटी का। इसलिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ टाइम पीरियड तक उनको एक्सक्लूसिव राइट देते हैं। एक्सक्लूसिव राइट मतलब आपके अलावा इसको कोई यूज नहीं कर सकता। आप चाहो तो किसी को यूज करने दे सकते हो, लेकिन आपकी परमिशन के बिना कोई यूज नहीं कर सकता। उनको ये लॉ प्रोटेक्शन देता है। इसलिए बिजनेस पर्संस आर मोटिवेटेड कि यार अपने को प्रोटेक्शन मिल जाएगा, रिसर्च करो, डेवलपमेंट करो, नई नई चीजें लाओ, कस्टमर्स को अच्छी अच्छी चीज दो। अगर ये प्रोटेक्शन नहीं मिलता तो बिजनेस पर्सन इनोवेशन नहीं करते। दोस्त पहला सेंटेंस समझ में आया क्या? दूसरा देखो, ऑल बिजनेस स्पेशली विच आर ऑलरेडी सक्सेसफुल नाउअडेज हैव टू रिलाई ऑन इफेक्टिव यूज ऑफ वन और मोर टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जितने भी बड़े बिजनेस है, और क्या लिखा हुआ है मैंने? स्पेशली हु आर ऑलरेडी सक्सेसफुल। काफी सारे बिजनेस जो सक्सेसफुल है। बात करते हैं अपन पेटीएम की। ठीक है, विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम चालू करा। अब पेटीएम का नाम उसने रजिस्टर करवाया, छोटे से लेवल से चालू करा, तो आज देखो इंडिया का नंबर 1 फिनटेक कंपनी वो बन चुकी है पेटीएम। अब क्या पेटीएम
को प्रोटेक्ट करना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि पेटीएम का नाम बहुत बड़ा हो गया है। तो पेटीएम का नाम और बनाने के लिए उसने रिसेंटली क्या चालू करा है, पेटीएम बैंक भी चालू कर दिया है। दिस बैंक इज एक्सक्लूसिवली ऑनलाइन, इसकी कोई ब्रांच आपको ऑफलाइन या फिजिकल नहीं दिखेगी। ये बैंक सिर्फ क्या है, ऑनलाइन। आप पेटीएम का बैलेंस किसमें ट्रांसफर कर सकते हो, आपके पेटीएम बैंक में। पूरे साल में मैक्सिमम आप 2 लाख तक का डिपॉजिट उसमें कर सकते हो। अब जो बड़े बिजनेस है वो चाहते हैं कि उनका नाम, उनकी क्रिएटिविटी, उनकी ओरिजिनलिटी कोई और यूज नहीं करे, इसलिए वो हमेशा के लिए क्या चाहेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस का प्रोटेक्शन। तो पेटीएम आ गया है, पेटीएम के नाम से अगर आपने टी शर्ट निकाल दी तो क्या लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे ये तो वही पेटीएम है, चलो खरीदो। गूगल पे के नाम से आपने टी शर्ट निकाल दी तो क्या लोग यही समझेंगे कि ये तो वही गूगल पे है। तो गूगल पे को या गूगल को या जीमेल को या पेटीएम को या माइक्रोसॉफ्ट को क्या इनका प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी? यस, बिकॉज दे आर सक्सेसफुल। इन्होंने मेहनत करके गुडविल बना के अपने ब्रांड को डेवलप करा है। और ऐसा पर्सन जिसने कोई मेहनत नहीं करी, बस इसका नाम यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, ये लॉ उसको प्रोटेक्शन दे देगा। समझो, ऐसा होता है कभी कभी। एक बड़ा फेमस चॉकलेट का ब्रांड है चोकोपाई, आपने नाम सुना होगा। एक रेड कलर का डब्बा आता है, उसको अगर आप खोलो तो उसमें एक रैपर के अंदर एक प्रोडक्ट निकलता है। उस रैपर को खोलो, बर्गर जैसी चॉकलेट निकलती है, और जब उसको खाओ, ओ हो क्या टेस्ट आता है बॉस, अमेजिंग। ठीक है, तो अब ये प्रोडक्ट बड़ा फेमस हो गया है ना, बच्चों को लगता है चॉकलेट बर्गर है, वो बड़ा मजा आता है बच्चों को खाने में। तो अब विलेजेस में उसका डुप्लीकेट प्रोडक्ट बिकने लग गया। सेम डब्बा, सेम चॉकलेट, इंफीरियर क्वालिटी की, चोकोपाई 275 रुपए का, ये 40 रुपए का, नाम रख दिया लोटोपाई। तो क्या कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं? हाँ। गांव में क्यों बिक रहा है सर, हमको मिल जाए हम भी खा जाएं। आप नहीं खाओगे, क्यों? आप पढ़े लिखे लोग हो, एजुकेटेड हो। एजुकेटेड आदमी समझता है कि चोकोपाई और लोटोपाई में डिफरेंस क्या है। लेकिन गांव के लोग, अरे ये तो वही डब्बा है, ला खाया। बोले शहर जाओ तो ये 275 का मिलता है, अपना गांव अच्छा है 40 रुपए में, कितना अच्छा है। लेकिन वो देखते नहीं कि चोकोपाई कि लोटोपाई। यहां पर एक प्रोडक्ट मिलता है कॉल्ड सर्फ, गांव में मिलता है सर्फ। समझ में आ रहा है आपको? आई गेस आगे समझाने की जरूरत नहीं। यहां पर एक कैडबरी का प्रोडक्ट आता है जो मेरी फेवरेट है, जेम्स। सेम डब्बा आपको गांव में मिलेगा, सेम डब्बा, सेम चॉकलेट, सेम टेस्ट, नाम क्या है उसका? जेम्स। सो देखो, कॉपी करने वाले इतने हैं। अभी परसों नरसों छापा पड़ा कि भाई एक उन्होंने फैक्ट्री पे छापा डाला, वहां पर डालडा से घी बना रहे हैं, मतलब दैट इज अ डुप्लीकेट घी। फिर उन्होंने वहां पे बहुत सारे डब्बे देखे, तो डब्बे बिल्कुल खाली है ना। और फिर यहाँ पर उन्होंने एक अलमारी खोली, तो अलमारी में रैपर्स, सांची के, अमूल के रैपर्स। बोले कौन सा घी चाहिए? बोले अमूल का। 1 मिनट, वो डब्बे में घी डालता है, अमूल का रैपर चिपका के आपको दे देता है। फिर तुमको कौन सा चाहिए? बोले नहीं अमूल नहीं, सांची चाहिए। बोले अच्छा रुक जाए 1 मिनट, सांची का रैपर निकालता है, आपको लपेट के दे देता है। ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑल रॉन्गफुल डूइंग्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस इन्हीं चीजों को प्रोटेक्ट करता है। तो जो सक्सेसफुल हैं उनकी चीजों को प्रोटेक्शन इसलिए जरूरी है ताकि उनके नाम का एडवांटेज उनकी परमिशन के बिना और कोई यूज नहीं करे। सर आप बार बार बोल रहे हो उनकी परमिशन के बिना, क्या परमिशन के साथ यूज कर सकते हो? उसको नुकसान तो नहीं होता? नहीं। जैसे नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी पूरे इंडिया में कहां पर है? यहीं पर। लेकिन नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी की आपको 11th-12th की ब्रांच कहां दिखेगी? गीता भवन पे भी, अन्नपूर्णा पे भी, विजयनगर पे भी। तो क्या नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी ने अपनी फ्रेंचाइजी 11th-12th की वाकई में वहां दी है? हाँ, इसलिए उन्होंने नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी का नाम यूज करा है। यू कैन गिव लाइसेंस टू यूज योर नेम। अगर आप किसी दूसरे पर्सन को अलाउ करते हो यूज करने के लिए, देन इट्स ओके, बिकॉज यू आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। बिना परमिशन के अगर नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी का नाम किसी ने यूज करा तो फिर वो गलत चीज हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर हमने एक नाम से एक बिजनेस चालू करा, लेट्स से लाला के गुलाब जामुन, है ना। खाने का टाइम है, मैं बात कर लूं क्या गुलाब जामुन की? अच्छा, इसके बाद ब्रेक है क्या आपका? हो गया, फिर तो बात कर सकता हूं डेजर्ट्स की। क्या नाम चालू करा अपन ने? लाला का गुलाब जामुन। अब क्या इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है अंडर ट्रेडमार्क?
आई रिपीट माई क्वेश्चन। लाला के गुलाब जामुन से मैंने एक शॉप चालू करी, बड़े टेस्टी टेस्टी छोटे छोटे गरम गरम गुलाब जामुन उसमें बेचता हूं। तो क्या मुझे इस लाला के गुलाब जामुन नाम की शॉप का रजिस्ट्रेशन, सॉरी, इस नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है क्या? कंपलसरी नहीं है। मतलब ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अब आप समझना, मेरा ट्रेडमार्क अनरजिस्टर्ड है, 20 साल से मैं शॉप चला रहा हूं। मेरी शॉप कहां पर है? लेट्स से अन्नपूर्णा एरिया में, एंकर फेमस। किसी ने इस एरिया में, सियागंज एरिया में, लाला के गुलाब जामुन के नाम से शॉप ओपन कर दी। यहां पर गुलाब जामुन बेच रहा है, कड़क कड़क, ठंडे ठंडे। लेकिन क्या वो मेरी परमिशन के बिना मेरा नाम यूज कर रहा है? हाँ। अब मैं उसके पास आया, बोले यार तू मेरा नाम क्यों यूज कर रहा है? बोले आपका नाम कहां है, बताओ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। क्या मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बता पाऊंगा? नहीं, मैंने रजिस्ट्रेशन तो करा ही नहीं। तो ये केस कहां जाएगा? कोर्ट में। अब बताओ कोर्ट किसका साथ देगा? लाला 1 कि लाला 2? लाला 1 मतलब ओरिजिनल, लाला 2 मतलब, बताओ कोर्ट किसका साथ देगा? लाला 2 कोर्ट में चिल्ला चिल्ला के बोलेगा जज साहब इनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है। तो इनका नाम तो फिर कोई भी यूज कर सकता है, तो इनका नाम क्यों? इनका नाम तो ये है ही नहीं ना। ऐसा थोड़ी इन्होंने अपने बेटे का नाम सुनील रखा है तो मैं अपने बेटे का नाम सुनील ही नहीं रख सकता। ये तो वैसी बात हुई ना। लाला का गुलाब जामुन नाम रजिस्टर्ड नहीं है तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। ये कौन बोल रहा है? लाला 2। क्या कोर्ट लाला 2 का साथ देगा? तो यहां पर काफी सारे टेस्ट ट्रेडमार्क हमको प्रोवाइड करता है। ट्रेडमार्क ये बोलता है कि सबसे पहले जज साहब ये चेक करेंगे कि किसकी शॉप सबसे पुरानी है। एक जजमेंट उसके फेवर में जाता है और लाला 2 की दुकान बंद हो जाएगी। दुकान मतलब वो नाम यूज नहीं कर सकता। बाय चांस लाला 1 ये प्रूव नहीं कर पाए कि उसकी शॉप कितनी पुरानी है, तो ये देखा जाएगा कि लाला 1 और लाला 2 में सेल्स किसकी ज्यादा है। कोर्ट उसका साथ देगा। सेल्स प्राइम क्राइटेरिया नहीं है। प्राइम क्राइटेरिया क्या है कि कौन ये नाम बहुत पहले से यूज कर रहा है। केस उसके फेवर में जाएगा। लेकिन अगर पहला वाला ये प्रूव नहीं कर पाया या फिर दोनों की दुकान पुरानी है तो फिर केस किसके फेवर में जाएगा? दोनों की सेल्स कंपेयर होगी, फिर जिसकी सेल्स ज्यादा होगी केस उसके फेवर में जाएगा। तो कभी कभी कुछ चीजों पर लॉ साइलेंट हो जाता है। साइलेंट इसलिए होता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि समझो वो छोटी सी दुकान से उसने चालू करा था अपना बिजनेस, अब उसने बोला कि साहब मैं ट्रेडमार्क करवाऊंगा तो मुझे तो फीस देनी पड़ेगी, फीस के लिए पैसे नहीं है। तो अथॉरिटीज भी क्या बोले, इसके लिए तो फीस लगती है ना, आपको हर साल फीस पे करनी पड़ेगी, रिन्यूअल फीस भी पे करनी पड़ेगी। उसने नाम करवाया नहीं। अब ये केस अनरजिस्टर्ड चीजों का आ गया। अनरजिस्टर्ड चीजों के लिए लॉ साइलेंट होता है, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। तो ऐसे कुछ टेस्ट हैं, वो भी आपके कोर्स में यहां पर रखे हुए हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पहली बार नहीं आया है सीएस में। ये पहले जो टॉपिक था ये कहां था दोस्त? सीएस प्रोफेशनल में। मतलब इसके बाद इसको आप क्लियर करोगे तो नेक्स्ट लेवल कौन सा आएगा आपका? उसमें था। लेकिन वहां पे वो छोटा सा, मतलब वहां पे मान के चलो 10 या 11 लेक्चर में पूरा खत्म, इतना छोटा सा पार्ट था। बहुत मतलब इनसे सब बेसिक इंट्रोडक्शन थे। ठीक है, इन्होंने सीएस प्रोफेशनल से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के उन छोटे से पोर्शन को हटाया और यहां पर रखा और उसको यूं कर दिया। मतलब सारे सेक्शंस, प्रोविजंस, रूल्स, केस लॉज आपके कोर्स में डाल दिए। इसलिए इन्होंने यहां का मार्क्स 10 या 15 नहीं रखा है। कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का है। तो आपके कोर्स में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ बहुत ज्यादा डिटेल में है। समझ में आ गया? सेकंड सेंटेंस भी समझ में आया सबको अच्छे से? पक्का? चलो, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंपॉर्टेंट एक लाइन आपको ध्यान रखनी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज एवरी प्रॉपर्टी विच इज डेवलप्ड थ्रू, इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड इंटेलेक्ट। ह्यूमन माइंड जहां पर आएगा, इंटेलेक्ट मतलब आपकी इंटेलिजेंस जहां पर आएगी, वहीं से ओरिजिनलिटी आती है, वहीं से क्रिएटिविटी आती है। कॉपी करने में क्रिएटिविटी नहीं है, इसलिए यहां पर जो कॉपी कैट्स हैं उनको ये प्रोटेक्शन नहीं देगा। यहां पर आपको ओरिजिनलिटी लानी है, क्रिएटिविटी लानी है। जब ये दो चीजें आ जाती है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो इट इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन इंटेलेक्ट। बोलो दोस्त, कॉन्सेप्ट आया समझ में? क्या पक्का? चलो, सो दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर। आज मैं ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता आपको, ठीक है।
बाकी का जो चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, वो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। 1-2 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद विल बी स्टार्टिंग विद अ लॉ कॉल्ड ट्रेडमार्क लॉ। आपको सारी बुक्स मिल जाएगी विद इन आई गेस 2 और 3 डेज, और फिर आप उन बुक्स के बेसिस पर पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड विश अ वेरी हैप्पी डे गाइस, बाय बाय।